स्टूडेंट्स +12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जिसको हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और आज ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि कौन सा टॉपिक बच गया था इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखना है जो टॉपिक बचा हुआ था वो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर या फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली हमने 13 फैक्टर्स यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे और भी ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 13 फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एग्जाम में लिख करके आओगे तो आपको फुल पे फुल मार्क्स मिलेगा। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स को इफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर्स है कैश फ्लो पॉजिशन। अब कैश फ्लो पॉजिशन क्या होता है, देखो हमने सीखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स में हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमारे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर्स में कितना डेप्ट होगा और कितना इक्विटी होगा, यानी कितना डेप्ट से हम लोग कैपिटल अरेंज करें और कितना इक्विटी से कैपिटल अरेंज करें। हमने ये भी सीखा था कि अगर हम डेप्ट बढ़ाते हैं तो हमारा अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाता है। अगर हम डेप्ट बढ़ाते हैं तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाता है। बट ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप डेप्ट से पैसा बनाते हो, डेप्ट से कैपिटल बनाते हो, तो डेप्ट अपने साथ एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन लेकर के आता है। क्या फिक्स्ड ऑब्लिगेशन लेके आता है कि अगर आप डेप्ट से पैसा अरेंज करते हो तो उस पर आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। और ये इंटरेस्ट एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास कैश फ्लो का पोजीशन सही है तब तो आप ये इंटरेस्ट पे कर लोगे। बट अगर कैश फ्लो का पोजीशन सही नहीं है तो आप यहाँ पे ये इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे, और इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो बेसिकली हमने ये डिसाइड करना है कि अगर हमारे कैश फ्लो का पोजीशन सही है देन हम लोग डेप्ट के लिए जा सकते हैं, डेप्ट से पैसा अरेंज कर सकते हैं। बट अगर कैश फ्लो का पोजीशन सही नहीं है, कैश फ्लो का पोजीशन गुड नहीं है, तो उस केस में हम लोग डेप्ट से पैसा अरेंज करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग पैसा किससे अरेंज करेंगे? इक्विटी से। तो यहाँ पे बस यही ध्यान देना है कि अगर कैश फ्लो का पोजीशन गुड है देन गो टू द डेप्ट, अगर कैश फ्लो का पोजीशन गुड नहीं है देन गो टू द इक्विटी। नेक्स्ट है आईसीआर। आईसीआर क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? सीधा सीधा समझो कि जो भी हमारा अर्निंग है वो कितना टाइम्स है, अर्निंग हम कितना गुना कमा रहे हैं, बस वही हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। अब सपोज कि अगर अर्निंग मेरा जो ईबीआईटी है वो है 5 लाख और जो इंटरेस्ट हमने पे करना है वो इंटरेस्ट हमें पे करना है 1 लाख रुपए का, यानी मैं कमाता हूँ 5 लाख और उसमें जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट पे करना है वो कितना पे करना है? 1 लाख। तो यहाँ पे जो मेरा अर्निंग है वो कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है। अर्निंग मेरा 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा सिचुएशन है कि मैं 5 गुना कमा रहा हूँ, जितना मुझे इंटरेस्ट पे करना है मैं उसका 5 गुना कमा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 5 टाइम्स है। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है तो आप डेप्ट से पैसा अरेंज कर सकते हो, आप डेप्ट के लिए जा सकते हो। अब यहाँ पे सपोज कि मैं इसको और बढ़ा दूँ, मैं इसको 9 लाख रुपए कर दूँ और जो मेरा इंटरेस्ट है वो 1 लाख रुपीज़ का ही है। तो इस केस में जो मेरा अर्निंग है वो 9 टाइम्स है, यानी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग है। जितना मुझे इंटरेस्ट पे करना है उसका 9 गुना मैं पैसा कमाता हूँ। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना हाई होगा वहाँ पे आप डेप्ट के लिए जा सकते हो। बट अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है कि आप जितना कमा रहे हो वो काफ़ी कम है आपके इंटरेस्ट, यानी जितना आपको इंटरेस्ट देना है उससे काफ़ी कम आप कमा रहे हो, तो उस केस में आप डेप्ट के लिए नहीं जा सकते हो, वो लॉस हो जाएगा, आप इक्विटी के लिए जाओ। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा डीएससीआर। अब डीएससीआर क्या होता है? डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक स्टेप आगे आता है हमारा डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी एक कदम आगे बढ़ जाओ तो मिल जाएगा डेप्ट कवरेज सर्विस रेशियो। अब ये एक कदम आगे बढ़ने का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो, ये तो हमने बात करी जो आईसीआर है ये कवर करता है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट को, लेकिन जो डीएससीआर है ये पूरा का पूरा कवर करता है हमारा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि आपने इंटरेस्ट तो दे दिया बट आपको प्रिंसिपल अमाउंट का भी तो रिपेमेंट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी तो आप रिपेमेंट करोगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ये दोनों को हम लोग बोलते हैं डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अब सपोज कि अगर मेरा इनकम जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो सिर्फ 5 लाख है और जो मेरा डेप्ट प्लस इंटरेस्ट है वो 4 लाख है, तो यहाँ पे अब ये सपोज कि मैं 8 लाख कर देता हूँ, 8 लाख, तो यहाँ पे जो मेरा डीएससीआर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स तो ये एक अच्छा सिचुएशन नहीं है, एक रिस्क सिचुएशन है, क्योंकि जितना मुझे पे करना है मैं बस उसका डबल कमाता हूँ, 2 गुना कमाता हूँ, तो ये एक रिस्क सिचुएशन है। बट अगर ये यहाँ पे मैं 16 लाख कर दूँ, 16 लाख कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 4 टाइम। अब 4 टाइम्स है तो ये एक अच्छा सिचुएशन है, मैं यहाँ पे डेप्ट के लिए जा सकता हूँ। तो अगर डीएससीआर मेरा हाई है
देन हम लोग डेप्ट के लिए जा सकते हैं। अगर DSCR लो है तो हम लोग इक्विटी से पैसा अरेंज करेंगे, वहां पे डेप्ट अरेंज बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हमने फाइनेंशियल लिवरेज वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब तक ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तब तक डेप्ट से पैसा अरेंज करना हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट अगर ROI कम हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो डेप्ट से पैसा इंक्लूड करना हमारे लिए लॉस हो जाएगा। अब सपोज कि मैं कमाता हूं यहाँ पे 14% और मुझे पे करना है सिर्फ 8%, तो यहाँ पे ये एक अच्छा सिचुएशन है कि मेरा इनकम ज्यादा है, खर्च मुझे केवल 8% करना है, तो यहाँ पे डेप्ट के लिए हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था फाइनेंशियल लिवरेज में कि जब तक ROI ग्रेटर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, डेप्ट से पैसा इंक्लूड करना हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन ROI अगर कम हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो डेप्ट से पैसा अरेंज करना हमारे लिए लॉस हो जाएगा। उसके बाद होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो डेप्ट से हमने पैसा अरेंज कर रखा है उस डेप्ट से अरेंज करने का कॉस्ट क्या आ रहा है, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अब डेप्ट से पैसा अरेंज करने का कॉस्ट भी हमने देखना है कि जो डेप्ट से हमने पैसा अरेंज करा है उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, उस कॉस्ट को मैं बियर कर पाऊंगा या नहीं बियर कर पाऊंगा। अगर मैं बियर कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि जो डेप्ट से पैसा अरेंज करने का कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट को मैं झेल लूंगा, तो फिर आप डेप्ट के लिए जा सकते हो, अदरवाइज आप इक्विटी के लिए जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है कि चाहे आप डेप्ट इशू करो यानी डिबेंचर इशू करो या फिर शेयर इशू करो, दोनों ही को इशू करने में हमारा कुछ ना कुछ कॉस्ट आता है। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करने होते हैं, उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में बहुत सारे कॉस्ट आते हैं कि जैसे मुझे प्रोस्पेक्टस बनाने पे कुछ खर्च आता है या एडवर्टीजमेंट करने पे कुछ खर्च आता है या फिर ब्रोकर को कुछ ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो आपने देखना ये है कि डिबेंचर इशूड कर रहे हो या शेयर इशूड कर रहे हो, दोनों पे जो फ्लोटेशन कॉस्ट आ रहा है उस फ्लोटेशन कॉस्ट को आप बियर कर पाओगे या नहीं बियर कर पाओगे। अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर कर पाओगे देन आप शेयर भी इशू कर सकते हो, आप डिबेंचर भी इशू कर सकते हो। बट अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर नहीं कर पाओगे तो उस केस में ना तो आप शेयर इशू करो ना आप डिबेंचर इशू करो, आप सीधा बैंक से लोन ले लो, उसमें कोई कॉस्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है कि बेसिकली इक्विटी का कॉस्ट भी हमें देखना होता है कि इक्विटी के कॉस्ट से मतलब होता है कि यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है, तो जब तक अर्निंग पर शेयर आपका बढ़ रहा है, जब तक अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है आप डेप्ट को इंक्लूड करो। डेप्ट इंक्लूड करने से, क्योंकि जब तक ऑनर लोगों का फायदा ही नहीं होगा तो फिर यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने का क्या फायदा। तो जब तक अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है आप डेप्ट इंक्लूड करो, बट अगर अर्निंग पर शेयर घटने लगे तो आप डेप्ट बिल्कुल भी इंक्लूड मत करना, आप वहां पे इक्विटी के लिए अरेंज कर लेना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमें चेक करना है, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो डेप्ट और अर्निंग पर शेयर घटना स्टार्ट हो जाए तो वहां पे आप इक्विटी से अरेंज कर लो। नेक्स्ट है रिस्क कंसिडरेशन। अब रिस्क कंसिडरेशन का क्या मतलब है, रिस्क कंसिडरेशन का मतलब होता है कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे डेप्ट इशू करते हो तो आपके कंपनी के ऊपर एक बहुत मेजर रिस्क आ जाता है। रिस्क क्या होता है कि आपने एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पूरा करना होता है, आपको उस डिबेंचर पे डेप्ट पे इंटरेस्ट भी पे करने होते हैं। तो आपने ये देखना है कि अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है तो एक तो वो रिस्क है, उसका इंटरेस्ट देना है। अगर आपने और डेप्ट से पैसा अरेंज किया तो आपका रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अब रिस्क बढ़ेगा तो आप उस रिस्क को झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। अगर आप रिस्क को झेलने के लिए एबल हो देन आप डेप्ट से पैसा अरेंज कर लो। अगर आप रिस्क को झेलने के लिए एबल नहीं हो तो उस केस में आप डेप्ट से पैसा बिल्कुल भी अरेंज मत करना, आप इक्विटी के लिए चले जाना। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लोन टेकिंग कैपेसिटी। अब सपोज कि अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है तो उस केस में आपका जो लोन टेकिंग कैपेसिटी है वो तो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने पहले से कुछ लोन ले रखा है तो अब आपको और लोन नहीं मिलेगा। कोई भी बैंक या कोई भी पर्सन और लोन देने में सोचेगा, लेकिन अगर आपने कोई लोन नहीं ले रखा है पहले से तो उस केस में आप जितना लोन चाहो आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी, लोन टेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना या नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन, जिसमें मुझे लोन लेने का जरूरत पड़ेगा और अगर मैंने पहले से लोन ले रखा है तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे लोन नहीं मिलेगा, तो वहां पे आपने अपना फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखना होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपने मेंटेन करके रखना है तो आप इक्विटी के लिए जाओ, डेप्ट के लिए मत जाओ। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आएगा टाइम तब सोचा जाएगा, अभी फिलहाल लोन ले लेते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन नहीं करना है, आप डेप्ट के लिए जाओ। अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना है इक्विटी के लिए जाओ, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन नहीं करना है देन आप डेप्ट के लिए जाओ। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या होता है, ये जो भी इक्विटी से आप पैसा अरेंज करते हो, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास एक वोटिंग राइट्स होता है, कंट्रोलिंग पावर होता है।
तो अगर हमने और इक्विटी इशू कर दिया तो 10, 20, 50 लोग और नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, तो जो हमारा कंट्रोलिंग पावर है वो डाइल्यूट हो जाएगा। उस नए शेयर होल्डर्स को हमने सारा कुछ शेयर करना पड़ेगा उस नए शेयर होल्डर से। अब नए शेयर होल्डर के साथ हमारी बात बनेगी, हमारी बात नहीं बनेगी, वहां पे डिस्प्यूट्स के चांसेस अराइज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि अपना कंट्रोल कंसिडरेशन डाइल्यूट नहीं करना है, देन आप डेप्ट से पैसा अरेंज करो, आपका कंट्रोल कंसिडरेशन आप ही के पास रह जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि कंट्रोल कंसिडरेशन डाइल्यूट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन आप इक्विटी से पैसा अरेंज कर सकते हो, आप शेयर इशू कर सकते हो। तो कंट्रोल कंसिडरेशन का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है कि चाहे आप शेयर इशू कर रहे हो, चाहे आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, कुछ सेबी के भी, कुछ कंपनी एक्ट के भी। अब इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही हमने कंपनी का शेयर और डिवेंचर इशू करना होता है, क्योंकि अगर हमने कंपनी एक्ट या सेबी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया और डिवेंचर या शेयर इशू कर दिया तो वहाँ पे हेवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है, इवन कभी कभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। तो बेसिकली क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है शेयर इशू करने के रिगार्डिंग, डिवेंचर इशू करने के रिगार्डिंग, सेबी का भी, कंपनी एक्ट का भी, उस पर फोकस करते हुए, उसको फॉलो करते हुए ही शेयर या डिवेंचर इशू करना होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक मार्केट कंडीशन। और स्टॉक मार्केट कंडीशन क्या होता है कि 4 फेजेज होते हैं स्टॉक मार्केट के। हमने पढ़ा था कि सबसे ऊपर जो होता है ये बूम होता है, जब ये नीचे आने लगता है तो उसको रिसेशन बोलते हैं, सबसे नीचे आता है इसको डिप्रेशन बोलते हैं, और जब ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी। बट हमने 2 फेज देखना है, बूम और डिप्रेशन। तो अगर हमारा स्टॉक मार्केट का कंडीशन बूम है, बूम का मतलब कि लोगों के पास बहुत पैसा है, तो उस केस में आप जितना शेयर इशू करोगे सारा शेयर आपका सेल हो जाएगा, सारा शेयर बिकेगा, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर खरीदना चाहते हैं, शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बूम के केस में आप इक्विटी के लिए जाओ, शेयर बेचो, जल्दी से बिकेगा। बट अगर डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो लोग वहां पे वैसे चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से उनको एक अच्छा रिटर्न मिले, एक रेगुलर बेसिस पर रिटर्न मिलता रहे। तो रेगुलर बेसिस पर रिटर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर ही दे सकता है। तो अगर आप डिवेंचर इशू करोगे, इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न मिलेगा रेगुलर बेसिस पे, तो वो डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर हमारा कैपिटल मार्केट बूम है तो लोग शेयर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो वहां पे शेयर कर देंगे। लेकिन अगर हमारा कैपिटल मार्केट, हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो डिप्रेशन में है, तो लोग वहां पे शेयर खरीदना नहीं चाहते, लोग वहां पे रिस्क लेना नहीं चाहते, उनको एक फिक्स रिटर्न चाहिए होता है और वो उनको सिर्फ डिवेंचर से मिलेगा। तो डिप्रेशन के केस में आप डिवेंचर इशू करो, धड़ल्ले से बिकेगा। अगर आप बूम के केस में शेयर इशू करोगे तो अच्छे से बिकेगा। तो बूम के केस में शेयर से अरेंज करना है, डिप्रेशन के केस में डिवेंचर से अरेंज करना है। और लास्ट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। अब अपने कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय आप अदर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर्स को मत देखो। अब सपोज कि यहाँ पे किसी कंपनी, कोई एम कंपनी है और एम कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 3:1 यानी 3 डेब्ट और 1, तो वहां पे उसकी खूब कमाई हो रही है। अब कोई जरूरी नहीं है कि वही कैपिटल स्ट्रक्चर का रेशियो हम अपने कंपनी में अप्लाई कर दे तो मेरा भी उतना ही कमाई हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो बेसिकली हर एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। तो आप, क्योंकि यहाँ पे हमने हेनरी फ्योल और FW टेलर के भी बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े थे कि बेसिकली यहाँ पे कोई हिट एंड मिस मेथड्स को अप्लाई नहीं करना है। आप यहाँ पे साइंटिफिक डिसीजंस लगाओ, साइंस को यूज करो और वहां पे डिसाइड करो कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर्स का रेशियो क्या होना चाहिए। आप किसी दूसरे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर्स को मत देखो, उससे आप लॉस में जा सकते हो। तो ये 13 ऐसे फैक्टर्स थे जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि ये फैक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इसके साथ ही ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट, ये पूरा का पूरा चैप्टर्स हमारा ओवर हो गया। अब आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, आप इसका प्रॉपर आदि से रिवीजन स्टार्ट कर दो। कल मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसका न्यू चैप्टर यानी बिजनेस स्टडी का पार्ट 2, चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट के साथ। तो आज आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इमीडिएटली आपका रिप्लाई मिलेगा। और उसके बाद किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम रह जाता है आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करो, वहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और कल मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, फाइनेंशियल मार्केट। थैंक यू।